सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो मैथ का सिलेबस ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, जिसको ऑलरेडी 40,000 बच्चे देख चुके हैं। और इस वीडियो पे ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि भैया आपने ना हमें मैथ का सिलेबस तो बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन प्लीज हमें ना साइंस का भी सिलेबस बता दो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना साइंस का सिलेबस बताने वाला हूं, और मैं आपको ना लिटरली गारंटी दे रहा हूं इससे बढ़िया वीडियो ना तुम्हें साइंस के सिलेबस के ऊपर मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिलेबस नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिलेबस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भाई आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पेपर के अंदर आने वाला है, कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं करने। और साथ में मैं आपको ना वो टॉपिक भी बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड्स के हिसाब से ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रखते हैं। और साथ में मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनके आपके पेपर में आने के 100% गारंटेड चांसेस है। मतलब ये क्वेश्चन आपको उस चैप्टर में सबसे पहले करने हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर पक्का आएंगे ही आएंगे। तो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और जो आपका सिलेबस है ना वो मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको ना सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको मैथ का सिलेबस जानना है ना, तो ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर मैथ वाले सिलेबस की वीडियो डाल चुका हूं, तो आप ये मैथ वाले सिलेबस की वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना साइंस का सिलेबस बताने वाला हूं, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना एसएसटी का सिलेबस बता दूंगा। तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस चाहिए ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना वो चैप्टर बता देता हूं जो कि आपको पढ़ने हैं, यानी कि ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है। सबसे पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, दूसरा हो गया आपका एसिड बेस एंड सोल्ट वाला, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा हो गया आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर। ये जो पहले 4 चैप्टर है ना, ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आपके बायोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका 5वां चैप्टर लाइफ प्रोसेस, छठा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर है आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर बहुत पसंद होता है, फिर है आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर। तो ये जो अगले 4 चैप्टर हैं ये आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं। इसके बाद आपके फिजिक्स के चैप्टर आते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो 4 चैप्टर है ना, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं। और ये जो एक चैप्टर है ना आवर एनवायरमेंट वाला, जो आपका लास्ट चैप्टर है, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। क्लियर एवरीवन? तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके टोटल 13 चैप्टर। तो आपके सिलेबस के अंदर टोटल 13 चैप्टर है। अब मैं आपको वो चैप्टर बताता हूं जो कि आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं। तो आपका तीसरा चैप्टर जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर, ये आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना, ये भी आपका कट हो चुका है। फिर है आपका 15th चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर भी आपका डिलीट हो चुका है। तो ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। तो ये वो चैप्टर हैं जो कि आपके कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। अब मैं आपको ना चैप्टर वाइज बताता हूं कि कौन सा चैप्टर आपका कितने मार्क्स का आएगा, और साथ में कौन से चैप्टर में से आपके कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं। अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर टोटल 7 नंबर का आएगा। यानी कि देखो आपका पेपर है ना टोटल 80 नंबर का होता है, तो उस 80 नंबर में से अकेला 7 नंबर का अकेला ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं? केमिकल इक्वेशंस आपको करनी है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो टॉपिक है ना ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जिन टॉपिक के आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना वो आपके इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन जिन टॉपिक के आगे 100% गारंटी लिखा हुआ है ना, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में मतलब पक्का पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो 100% गारंटी वाले क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो ये जो आपका इक्वेशन को बैलेंस करने वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें ना टोटल आपके सिलेबस के अंदर टोटल 8 रिएक्शन है, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी है? एक तो देखो ये जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसकी 100% गारंटी हो गई। ठीक है, देखो करनी आपको 8 की 8 रिएक्शन है, लेकिन जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन, ये सारी की सारी आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी 100% गारंटी है, पेपर में आने के चांसेस है। फिर तुम्हारी जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसके भी 100% गारंटी चांसेस है। और जो तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये जो 3 रिएक्शन है ना, इनके तुम्हारे पेपर में आने के 100% गारंटी चांसेस है। इसके बाद है ना आपकी 2 और रिएक्शन है, एक है आपकी एक्सोथर्मिक, एक है आपकी एंडोथर्मिक।
ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। लेकिन इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आपका डिलीट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस से कट हो चुका है। क्लियर एवरीवन? तो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। 100% गारंटी चांसेस किस किस के हैं? प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स और जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो कोरोजन एंड रेसिडिटी वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये जो चैप्टर है ना, ये आपके पेपर के अंदर 7 नंबर का आएगा, तो मतलब बहुत ही ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को अच्छे से करना। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर टोटल 6 नंबर का आएगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि आपको एसिड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि इसके पेपर में आने के आपके 100% गारंटीड चांसेस है। इसके बाद आपका इंडिकेटर वाला टॉपिक भी आपका सिलेबस के अंदर है, पीएच स्केल वाला टॉपिक भी आपका सिलेबस के अंदर है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन रियल लाइफ, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो इस टॉपिक के अंदर वैसे तो है ना आपके टोटल 4 एग्जाम्पल सिलेबस के अंदर है, लेकिन उन 4 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल आपके ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका टूथ डिके वाला एग्जाम्पल, और एक आपका जो बी स्टिंग वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसके पेपर में आने के 100% गारंटीड चांसेस है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है सोल्ट एंड टाइप्स ऑफ सोल्ट, ये भी आप कर लेना, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये भी आपका सिलेबस के अंदर है। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इसको लेके कि भैया क्या ये टॉपिक हमें करना है? यस, ये टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर है, तो ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। क्लोर एल्कली वाला प्रोसेस जो है ना, ये आपका सिलेबस के अंदर है। ठीक है, इसके बाद आपके ना 4 टॉपिक ऐसे और हैं जिनके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फर्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है आपका बेकिंग सोडा, तीसरा है आपका वॉशिंग सोडा, और चौथा है आपका पीओपी। इन चारों कंपाउंड के आपको क्या क्या करने हैं वो मैं बता देता हूं। इन चारों को प्रिपेयर करने की जो केमिकल रिएक्शन है, प्रिपरेशन वाली जो आपकी रिएक्शन है ना, एक तो ये आपको करनी है चारों की, साथ में इनके जो यूजेस है, और कितने यूज करने भैया, कम से कम आपको तीनों मतलब चारों कंपाउंड के 3-3 यूज आपको करने सिर्फ आप इन 4 कंपाउंड के क्या क्या करोगे, इनको प्रिपेयर करने का जो केमिकल प्रोसेस होता है वो याद करना है आपको, साथ में हर कंपाउंड के 3-3 यूजेस आपको याद करने। इन चारों में से आपका एक पेपर में ये मान के चलो गारंटी है आएगा ही आएगा, और सबसे ज्यादा चांसेस है ना, या तो आपके पीओपी के आने के होते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के आने के होते हैं, या फिर आपके बेकिंग सोडा के आने के होते हैं। तो इन चारों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो, वैसे तो देखो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो बेकिंग सोडा है, ये 2 आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है ना, ये आपका पेपर के अंदर टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो अगला चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर, और ये चैप्टर भी आपका पेपर के अंदर टोटल 6 नंबर का आने वाला है, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दोनों की करनी है, मेटल की भी करनी है, नॉन मेटल की भी करनी है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक देखो ये वैसे सिलेबस के अंदर है, ये आपको करना है, लेकिन ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेना एक दो बार, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, इसमें से आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपका पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी आपका सिलेबस के अंदर है, अकरेंस ऑफ मेटल भी आपका सिलेबस के अंदर है, लेकिन जो आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल वाला जो टॉपिक है ना, इसमें से आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये मान के चलो आपका 2 या 3 नंबर का, मतलब गारंटी है आपके पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। वो क्वेश्चन आपका कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग में से भी हो सकता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में से भी हो सकता है, या फिर आपका जो थर्माइट प्रोसेस है इसमें से भी हो सकता है। अगर आप मेरे से पूछो कि भैया इन तीनों में से सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, तो कैल्सिनेशन के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन तीनों कर लेना, क्योंकि सीबीएसई इन तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये टॉपिक है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पक्का आएगा ही आएगा। इसके बाद जो आपका कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन वाला जो टॉपिक है ना, इस चैप्टर का आपका सिलेबस के अंदर है। देखो ये जो सेम टॉपिक था, ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में से कट है, यानी कि इस चैप्टर में जो कोरोजन वाला टॉपिक है ना, इस चैप्टर का कोरोजन वाला टॉपिक आपको नहीं करना, लेकिन थर्ड चैप्टर का जो कोरोजन वाला टॉपिक है ना, ये आपको करना है। क्लियर? और ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर टोटल 6 नंबर का आएगा।
चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये पेपर में सिर्फ आपका 6 नंबर का आएगा। लेकिन ये चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे ने इस चैप्टर में मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। दूसरा है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसके अंदर जो कैटिनेशन की जो डेफिनेशन है ना, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करनी है। टेट्रावैलेंसी भी आपके सिलेबस के अंदर है। फिर आपका जो एलोट्रोप होते हैं ना कार्बन के, आपको पता है 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, फुलरीन और आपका ग्रेफाइट। तीनों के तीनों वैसे कर लेना, लेकिन जो आपका डायमंड वाला है ना, इसमें से गारंटी है कि भाई आपका एक क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का पक्का आता ही आता है। तो डायमंड वाला आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो तीनों कर लेना, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डायमंड वाला है ना, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद आपका अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन के जो टाइप होते हैं ना, आपको पता होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वो आपका सिलेबस के अंदर है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, किस किस के नोमेनक्लेचर आपको करने हैं। बहुत सारे बच्चों को ना नोमेनक्लेचर में पता नहीं होता। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें भी है ना नोमेनक्लेचर में कर लेंगे और फिर पेपर में बोलेंगे कि भैया जो हमने पढ़ा था वो तो पेपर में आया ही नहीं। आपको कौन कौन से नोमेनक्लेचर करने हैं वो मैं बता देता हूं। एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो आपके हैलोजन होते हैं ना, हैलोजन में भी सिर्फ आपको 3 हैलोजन करने हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। इन 3 के अलावा कोई भी हैलोजन मत करना। क्लियर एवरीवन। सिर्फ तुम्हें ना ये जो ब्लू कलर में मैंने जो लिखे हैं ना, स्काई ब्लू कलर में जो लिखे हैं, सिर्फ आपको इन्हीं के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर याद करने हैं। क्लियर। इसके बाद आपका आखिरी टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें से आपका 100% गारंटी है पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और तुम्हें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको एक तो एडिशन वाली केमिकल रिएक्शन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, कंबशन करनी है और ऑक्सीडेशन करनी है। तुम्हारे सिलेबस के अंदर सिर्फ ये 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन है, इन 4 के अलावा कोई और मत करना। इसके बाद आपका ना जो 7वां और जो 8वां टॉपिक है ना, इसमें से ये मान के चलो आपका 3 नंबर का पेपर के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। या तो आपका ना इथेनॉल में से क्वेश्चन आएगा या फिर आपका इथेनोइक एसिड में से क्वेश्चन आएगा। और इन दोनों की आपको क्या क्या चीजें याद करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया था ना, सिर्फ आपको इनकी प्रिपरेशन याद करनी है और साथ में आपको इन दोनों के 3 क्या याद करने हैं, यूजेस याद करने हैं। क्लियर एवरीवन। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। एक है आपका सोप एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक। सोप में से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्किंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है, ठीक है, वर्किंग एक्शन ऑफ सोप। ये टॉपिक भी आपका पेपर में ना बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो आपके लास्ट के 2 टॉपिक है ना, इथेनॉल एंड इथेनोइक वाला और साथ में सोप एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक, इनमें से आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेना। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। अब यहां से आपकी जो बायोलॉजी है ना वो आपकी स्टार्ट होती है। तो बायोलॉजी में आपका सबसे मेन चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस। क्योंकि ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर सोच के देखो 9 नंबर का आएगा। मतलब 80 नंबर का तो तुम्हारा पेपर होता है। 80 नंबर यानी मतलब 10% से ज्यादा पेपर अकेला आपका इस चैप्टर से आता है। मतलब समझ रहे हो, 9 नंबर का चैप्टर आएगा। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना, ये मान के चलो आपके 9 नंबर पक्के हो गए। तो इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक करना है, जिसमें आपका जो फोटोसिंथेसिस वाला जो पूरा प्रोसेस है ना, वो आपको अच्छे से समझना है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो आपका स्टोमेटा वाला जो डायग्राम है ना, वो भी आपको करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया क्या हमारे पेपर के अंदर डायग्राम आएंगे, और डायग्राम आएंगे तो कौन से डायग्राम आएंगे वो भी बता दो। तो डायग्राम भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो जो आपका पहला डायग्राम है दैट इज स्टोमेटा वाला डायग्राम। दूसरा टॉपिक आता है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसके अंदर आपको अमीबा वाला करना है और साथ में आपका पैरामेसियम वाला आपको करना है। और इन दोनों में से जो आपका अमीबा वाला जो डायग्राम है ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीबा वाला डायग्राम आपका पेपर के अंदर 2 नंबर का आ जाता है। तो अमीबा वाला जो डायग्राम है ना, ये मान के चलो ये जो अमीबा वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको लिटरली फ्री के 2 नंबर देगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो आपका जो अमीबा वाला जो डायग्राम है ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग वाला टॉपिक। इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन मतलब गारंटी है आपके पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। और साथ में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो डायग्राम है ना, जिसमें आपको ओसोफेगस हो गया, लीवर कहां होता है, पेनक्रियास कहां होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहां होती है, एनस कहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहां होती है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से डायग्राम वाइज आपको याद करनी है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक। इसमें से है ना जनरली आपके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर है, करना जरूर है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स वाला टॉपिक, जिसके अंदर दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं,
एरोबिक भी आपको याद करना है और जो आपका एनारोबिक है ना ये भी आपको याद करना है। और इन दोनों में आपके क्या क्या डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपका पेपर के अंदर 3 नंबर का कई बार आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के आने के भी आपके पेपर में 100% गारंटीड चांसेस है। और साथ में आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो डायग्राम है ना वो भी आपको अच्छे से याद करना है, जिसके अंदर जो आपके लंग्स होते हैं, ठीक है, जो आपके नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ब्रोंकियाज होते हैं, मतलब जितनी भी चीजें होती है ना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर जो आपका हार्ट वाला डायग्राम है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी ओर्टा कहां होती है, वेना केवा कहां होती है, तो ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस के अंदर है लेकिन इसमें से ना जनरली आपके क्वेश्चन नहीं आते। इसके बाद आपका आखिरी टॉपिक आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग वाला टॉपिक। इसमें से आपके ये मान के चलो पेपर में आने के ना 100% गारंटीड क्वेश्चन है, इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। और इसके अंदर जो आपका किडनी वाला जो डायग्राम है ना वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन, तो इस चैप्टर में से आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन ये मान के चलो पक्का पेपर में आता ही आता है। तो मैंने आपको जितने डायग्राम बताए ना सारे डायग्राम अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर 5 नंबर का आता है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जिसके अंदर आपको रिसेप्टर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका न्यूरॉन वाला जो टॉपिक है ना, न्यूरॉन वाला टॉपिक, न्यूरॉन की क्या डेफिनेशन होती है, न्यूरॉन के क्या फंक्शन होते हैं, और साथ में न्यूरॉन का जो डायग्राम है ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन, तो रिसेप्टर की डेफिनेशन कर लेना, न्यूरॉन की डेफिनेशन कर लेना, न्यूरॉन के फंक्शन कर लेना, और न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन का, इसके ना सिर्फ आप डेफिनेशन याद कर लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक की सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना। इसके बाद आपका ह्यूमन ब्रेन वाला जो डायग्राम है, ह्यूमन ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स के नाम, हर पार्ट का जो फंक्शन होता है वो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका ह्यूमन ब्रेन वाला जो टॉपिक है ना उसके अंदर आपको पार्ट्स अच्छे से याद करने हैं, साथ में जो आपके ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं ना उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन में से ये मान के चलो पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा ही आएगा। इसके बाद आपका प्लांट हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन में से आपका एक एमसीक्यू पेपर के अंदर आता ही आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का बनता ही बनता है। तो जितने भी आपके प्लांट हार्मोन होते हैं ना, चाहे वो ऑक्सिन हो, इथिलीन हो, चाहे साइटोकिनिन्स हो, चाहे एब्सिसिक एसिड हो, जितने भी आपके प्लांट हार्मोन है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है एनिमल हार्मोन वाला टॉपिक, जिसके अंदर जितने भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, सभी के आपको फंक्शन आपको अच्छे से याद करने हैं। और सभी ग्लैंड की जो पोजीशन है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कहां पे होता है, सारे ग्लैंड्स की जो पोजीशन है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में से आपका पोजीशन के ऊपर है ना आपका एक एमसीक्यू पेपर में कई बार आ जाता है। इस साल नहीं आया लेकिन पिछले साल आपका पेपर में आया था, तो हो सकता है कि इस बार आपका आ जाए। ठीक है, तो मेरा काम देखो बताना है, तो इसमें से ना आपका एक एमसीक्यू बन जाता है। इसके बाद आपका आखिरी टॉपिक आता है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जितनी भी आपकी मूवमेंट होती है ना सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से आपका पेपर के अंदर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है ना कई बार आ जाता है, तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन, और ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर टोटल 5 नंबर का पूछा जाएगा। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका बॉयज का सबसे फेवरेट चैप्टर, और मेरे ख्याल से ये चैप्टर बच्चों को ना मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिना पढ़े बच्चों को ये चैप्टर ऑलरेडी आता है। तो ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर टोटल 6 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ना डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों के जो डिफरेंस है ना वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर 2 नंबर में आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी है। चलो अगला टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस टॉपिक में से आपके 100% गारंटीड चांसेस है कि आपका एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पेपर में पक्का आएगा ही आएगा, चाहे वो फिजन हो, फ्रेगमेंटेशन हो, रीजनरेशन हो, बडिंग हो, स्पोर फॉर्मेशन हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो, इन सभी में से एक आपका पेपर के अंदर आ सकता है, तो आपको ये सारे के सारे करने हैं। क्लियर एवरीवन, ठीक है।
इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके अंदर जो आपका पोलिनेशन वाला टॉपिक है ना, ये आपको इसका जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ना पोलिनेशन वाले टॉपिक को ना रटने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप रटोगे ना, आपको पता है इस साल आपके पेपर के अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर आप रट के जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझा ना तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो अब देखो यार, तुम्हें ना 10th क्लास के अंदर हो चुके हो, तो तुम्हें ना अब रटना छोड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें ना चीजों को समझना है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना मैथ और साइंस कंप्लीटली फ्री में आपको पढ़ाता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब मैं आपको पढ़ाने वाले जो वन शॉट लेक्चर है ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस चैनल पे मैं ना आपको सब कुछ प्रोवाइड करता हूं, फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, पीवाईक्यू सीरीज हम चलाते हैं, वन शॉट लेक्चर मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूं, सारी चीज है ना आपको इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में मिलेगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इसमें जो आपका फ्लावर वाला जो डायग्राम है ना, इसमें से भी आपका पेपर के अंदर 2 नंबर का जो आपका लेबलिंग वाला क्वेश्चन है ना, वो आपका पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। तो जो आपका फ्लावर वाला डायग्राम है वो आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, और प्रॉपर जो लेबलिंग है ना वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई पेटल की जो पोजीशन होती है वो कहां पे होती है, स्टिग्मा आपका कहां पे होता है, एंथर आपका कहां पे होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं जितने भी आपके डायग्राम है ना वो भी मैं आपको चैप्टर वाइज साथ साथ बता रहा हूं, तो डायग्राम करने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है बॉयज का फेवरेट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वाला टॉपिक, जिसके अंदर आपका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आपका डायग्राम होता है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वाला जो डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करना पेपर के अंदर पक्का आता ही आता है, चाहे वो मेल वाला है चाहे वो फीमेल वाला है। तो आपको मेल और फीमेल के दोनों के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वाला जो डायग्राम होता है ना, वो आपको अच्छे से करना ही करना है। क्लियर एवरीवन, मेल और फीमेल दोनों के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम वाला क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर 3 नंबर का आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन ये मान के चलो मतलब आना ही आना है, तो 3 नंबर का पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन, जिसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, एड्स करना है, साइफिलिस करना है, कॉन्डम करने हैं, आपको ओरल पिल्स करना है, कॉपर टी करना है, वेस्कोटोमी करना है और ट्यूबटोमी करना है। ठीक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर एवरीवन, और ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर टोटल 6 नंबर का पूछा जाता है। चलो, इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है हेरिडिटी वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और ये छोटा सा चैप्टर आपका टोटल पेपर के अंदर 5 नंबर का आता है, यानी कि ये 5 नंबर लेना बहुत ही इजी है। जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड ये दोनों के दोनों क्रॉस आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो डायहाइब्रिड वाला आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन रिसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट्स, इनका जो डिफरेंस है ना वो भी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है सेक्स डिटरमिनेशन, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, किस किस क्रोमोसोम के मिलने से गर्ल्स पैदा होती हैं, किस किस क्रोमोसोम के मिलने से आपके बॉयज पैदा होते हैं। ये जो आपका सेक्स डिटरमिनेशन वाला जो पूरा मेथड है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपका पेपर के अंदर आपका एक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका 2 नंबर का ये मान के चलो पूछा जाता ही जाता है। तो तुम्हारा जो सेक्स डिटरमिनेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको ना हेरिडिटी वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ आपको ये पार्ट करना है। जो आपका इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना, ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है, तो आपको इवोल्यूशन वाला पार्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस चैप्टर में क्या क्या करोगे, जो आपका हेरिडिटी वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ आपको उतना करना है। इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना, वो आपका सिलेबस से कट हो चुका है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है, यहां से आपकी जो फिजिक्स है ना वो आपकी स्टार्ट होती है। तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, और ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर 8 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब समझ रहे हो, 8 नंबर, यानी कि ये चैप्टर आपका 10% की वेटेज अकेला ये चैप्टर आपकी होल्ड करता है। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, वो आपका 9 नंबर का आएगा, ये चैप्टर आपका 8 नंबर का आएगा। मतलब अगर आप ये 2 चैप्टर भी कर लेते हो ना, तो आपके 17 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपके ना सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको करने वो भी मैं आपको बताता हूं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड मिरर, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके 2 लॉ होते हैं, दोनों के दोनों लॉ आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद मिरर फॉर्मूला, जो आपका मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल पेपर में मतलब पक्का आएगा ही आएगा। तो मिरर फॉर्मूला वाली जितने भी न्यूमेरिकल है ना वो आपको करने हैं, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैनल के ऊपर मैं आपको पूरी साइंस वैसे भी करवाने वाला हूं, सारे न्यूमेरिकल, सारे डायग्राम, सारी आपकी मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, सारी मैं आपको इस चैनल पर करवा दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मिरर फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है ना, ये आपको नहीं करनी, डेरिवेशन आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैग्निफिकेशन वाला न्यूमेरिकल भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक आपका मिरर फॉर्मूला, दूसरा आपका मैग्निफिकेशन, ये दो न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इन दोनों में से आपका एक न्यूमेरिकल पक्का आता ही आता है। सबसे ज्यादा चांसेस आपके मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल आने के होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा मैग्निफिकेशन वाले भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो रे डायग्राम होते हैं ना, और जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, ये आपके पेपर में 100% गारंटीड आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के ऊपर आपका रे डायग्राम में से आपका एक क्वेश्चन आएगा और एक आपका न्यूमेरिकल आएगा, जो कि आपका पता है मिरर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने इस चैप्टर के, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस तो करवा ही दूंगा। इसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक भी आपका सिलेबस के अंदर है, रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड लेंसेज। इस टॉपिक में से भी आपका पेपर के अंदर एक न्यूमेरिकल पक्का आता ही आता है। तो आपको क्या क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी करने हैं, साथ में जो आपका लेंस फॉर्मूला है और जो मैग्निफिकेशन है। देखो यहां पे मिरर फॉर्मूला है और मैग्निफिकेशन है, इसमें से और इनमें से, इन दोनों में से आपका एक एक न्यूमेरिकल पेपर के अंदर 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहां से आएगा, 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहां से आएगा, 5 नंबर के सिर्फ इस चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। इस चैप्टर में से ज्यादातर डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और जो आपका लेंस फॉर्मूला है ना, लेंस फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ना आपको मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन करनी, ना आपको लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन करनी, डेरिवेशन दोनों की आपके सिलेबस से कट हो चुकी है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस वाला टॉपिक। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी आपका 1 नंबर का एमसीक्यू पेपर के अंदर आता ही आता है, जिसके अंदर है ना आपको फोकल लेंथ दे देंगे, फोकल लेंथ से आपको लेंस की क्या बतानी है, पावर बतानी है। तो एक एमसीक्यू का न्यूमेरिकल इसमें से आता है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। पावर वाला जो फॉर्मूला होता है ना वो अच्छे से याद कर लेना। पावर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, P = 1/f, ठीक है। और मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो आप फोकल लेंथ लेते हो ये आपको सेंटीमीटर में लेनी होती है या फिर मीटर में लेनी होती है, ये मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसके बाद प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की जो यूज है ना, ये आपके सिलेबस में है लेकिन मतलब पेपर में पूछा नहीं जाएगा। साथ में स्फेरिकल लेंस के जो यूज है ना, हाँ, स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर के जो यूज है ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर के पूछे नहीं जाएंगे और ना आपके ग्लास के यूज पूछे जाएंगे। जो आपके पेपर में यूज पूछे जाते हैं ना वो हमेशा स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस के पूछे जाएंगे। प्लेन मिरर और जो आपका ग्लास होता है इसके यूज आपके पेपर में नहीं पूछे जाते। क्लियर एवरीवन। चलो इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर टोटल 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपका ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट होते हैं ना, मतलब आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, जितने भी आपके आंख के पार्ट होते हैं, हर पार्ट का जो फंक्शन होता है वो करना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई सिलरी मसल का क्या फंक्शन होता है, आपका आइरिस का क्या फंक्शन होता है, रेटिना किस काम आती है, ये सारे जितने भी आंख के पार्ट होते हैं ना, हर पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आंख का जो डायग्राम है ये बहुत ही जरूरी है। आंख का जो डायग्राम है ना ये पेपर में आ जाएगा, तो 2 नंबर का आपका डायग्राम पेपर में आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर का डायग्राम पेपर में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आंख वाला जो डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आपको आंख का जो फार पॉइंट है वो भी आपको पता होना चाहिए, नियर पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में है ना 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है। देखो जो चैप्टर आपका कम नंबर का होता है ना उसमें से मोस्टली आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर में से भी आपके जो एमसीक्यू है ना वो आपके ज्यादा आएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन वाला टॉपिक। ये भी आप इसका जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से करना। बहुत सारे बच्चे हैं ना पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। ये टॉपिक आपका समझने का टॉपिक है। जितने भी आपके समझने वाले टॉपिक होते हैं ना वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और इन दोनों को कैसे करेक्ट करते हैं ना, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, आपका कनकेव यूज होता है, कन्वेक्स यूज होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में या तो आपका मायोपिया पूछा जा सकता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया पूछा जा सकता है। मोस्टली आपका पेपर के अंदर ज्यादातर है ना मायोपिया पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि दोनों कर लेना। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल मायोपिया पूछा गया था, मतलब ज्यादातर है ना सीबीएसई मायोपिया पूछती है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा दोनों कर लेना, हो सकता है इस साल आपका हाइपरमेट्रोपिया आ जाए, है ना। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला टॉपिक, ये भी आपका सिलेबस के अंदर है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये टॉपिक आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर मैं आपको एक और चीज बता दूं, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये टॉपिक आपका सिलेबस से इस साल कट हो चुका है, तो ये टॉपिक आपको नहीं करना। क्लियर है एवरीवन, सारी चीजें समझ में आई, और ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का पूछा जाता है। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी, और ये चैप्टर आपका 9 नंबर का आता है। मतलब कोई बच्चा ऐसा है ना, मतलब जिसको बस भैया मेरे को ना पास करा दो, सिर्फ मैं आपको ना 4 चैप्टर बताता हूं, ये 4 चैप्टर कर लोगे ना बड़े प्यार से पास हो जाओगे। लाइफ प्रोसेस, क्योंकि लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर 9 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर 8 नंबर का आएगा। इलेक्ट्रिसिटी आपका 9 नंबर का आएगा, तो कितने हो गए, 26 नंबर हो गए। तो 26 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके 3 चैप्टर करने से आ गए, समझ रहे हो। एक हेरिडिटी वाला चैप्टर कर लेना, छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है, 31 नंबर हो गए। मतलब सिर्फ पास होने के लिए आपको 5 चैप्टर करने हैं। टोटल आपके सिलेबस के अंदर 13 चैप्टर हैं। 13 में से अगर आप 5 चैप्टर भी कर लोगे ना तो आप बड़े प्यार से पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, अगर तुमने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आपका जो ड्रीम है ना वो पास होना नहीं होना चाहिए। आपका जो ड्रीम है वो मेरे जितने नंबर लेके आने। आपको पता होगा मेरे 10th में खुद मेरे मतलब 100% आए हुए हैं, तो अगर आप मेरे से पढ़ोगे ना तो आपके भी मतलब 95 प्लस तो बड़े प्यार से आ जाएंगे, पिछले साल वाले बच्चों की तरह। चलो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, इलेक्ट्रिक करंट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का पेपर में आता ही आता है, तो ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर लेना। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वाले की इसके ना डेफिनेशन आती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, और रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है ना वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जिसके अंदर आपको पता है कौन कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल होता है और आपका सीरीज होता है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का पेपर में आता ही आता है, तो 100% गारंटी है कि भाई एक न्यूमेरिकल यहां से आएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपका अगला टॉपिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो यूज केस है ना वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे घर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है या सीरीज होता है। जल्दी बताओ, सबको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अपने घर के अंदर यूज करते हैं, तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम घर के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज नहीं करते, हम पैरेलल क्यों यूज करते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है ना वो भी आपको पता होना चाहिए, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल और वो आपका एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, तो एक एमसीक्यू आपका इलेक्ट्रिक पावर में से आता ही आता है, तो इलेक्ट्रिक पावर वाला जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से कर लेना, एक एमसीक्यू पक्का आएगा। साथ में आपका पी यानी कि पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन चारों के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, ये आपका पेपर के अंदर टोटल 5 नंबर का आएगा, जिसमें कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपका सिलेबस के अंदर है। मोस्टली इसमें से ना क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते, लेकिन सिलेबस के अंदर है तो कर लेना। इसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है राइट हैंड थंब रूल वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी आपका सिलेबस के अंदर है। लेकिन जो सोलेनोइड वाला जो टॉपिक है ना, इसमें से आपका एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। मोस्टली कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है वो मैं बता देता हूं, कि सोलेनोइड के 3 फायदे आपको बताने हैं, कि भाई सोलेनोइड यूज करने के 3 कौन कौन से फायदे हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सोलेनोइड वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी वर्सेस डीसी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने के 100% गारंटीड चांसेस होते हैं। तो दोनों के जो 3 डिफरेंस है ना वो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है एवरीवन। तो इसके बस आपको 3 डिफरेंस याद करने हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सिलेबस के अंदर है। ओवरलोडिंग एंड फ्यूज, ये क्वेश्चन है ना आपका पेपर के अंदर है ना, असर्शन एंड रीजन वाला जो क्वेश्चन होता है
वो मोस्टली आपका फ्यूज में से आता है। तो फ्यूज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है ना, जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका फ्यूज वाले टॉपिक से आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आखिरी चैप्टर है आवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, फ्री के 5 नंबर देता है। तो ये चैप्टर आपका पेपर के अंदर टोटल 5 नंबर का आएगा, जिसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। टाइप्स एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कर लेना, सिलेबस के अंदर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। फूड चेन एंड फूड वेब की सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लेना बस इसकी। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक लेवल वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 10% लो में से आपका एक एमसीक्यू पक्का आता ही आता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, 1 नंबर इसमें से पक्का आएगा ही आएगा। फिर आपका अगला टॉपिक आता है बायोमैग्निफिकेशन वाला टॉपिक, और इस टॉपिक में से आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। तो बायोमैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है ना, वो बिल्कुल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार नजर मार लेना। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं ना, इन दोनों के बीच में 3 डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, मोस्टली इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको सिर्फ सिलेबस नहीं बताया, मैंने आपको सारी चीज बता दी कि भाई आपके पेपर में कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सारी चीज मैंने आपको बता दी। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना एसएसटी का इसी तरीके से वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मैथ की भी इसी तरीके की वीडियो देखनी है ना, सिलेबस वाली वीडियो, तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो मैथ की अपलोड हो चुकी है, साइंस वाली आपने देख ली, और एसएसटी की अगली वीडियो मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में हमारा जो टेलीग्राम वाला चैनल है ना, उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना। इस पे है ना, मैं बहुत ही मतलब फ्री स्टडी मटेरियल कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पे आप जाके ना सर्च भी कर सकते हो, गौरव भैया क्लास 10th आर्मी, तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और देखो यार, इस वीडियो को बनाते बनाते ना लिटरली मेरे को ना पसीने आ गए। तो यार मैं आपको देखो ना तो ये बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना मैं आपको ये बोलूंगा कि कमेंट कर देना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। लेकिन हाँ, मैं आपको ना एक चीज जरूर बोलूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार ये जो नया सिलेबस है ना, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले, और इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।